आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री, कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया आज तक पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य जी, पहला प्रश्न आपसे यही कि जीत का श्रेय आप किसे देंगे? कौन सी वो बड़ी बातें रही जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत, राजस्थान में भी बहुत अच्छी जीत और साथ ही छत्तीसगढ़ भी आप जीत गए? ज्योतिरादित्य जी। अंजना जी, पहले तो आपने आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पहला प्रश्न किया है आपके चैनल के द्वारा, इस प्रचंड बहुमत के लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता, एक एक नागरिक को अपने तरफ से मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं कि इतना अभूतपूर्व आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रदान किया। और इसी के साथ साथ जो आपने श्रेय की बात की, अगर इस नतीजे का एक कारण है तो वो एक कारण केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। जो प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में ही कहा कि पीएम के मन में मोदी और एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, और उसी भावना के साथ जब प्रचार में उतरे और एक एक जन जन के रोंगटे खड़े हो जाते थे तब जब वे मध्य प्रदेश में उपस्थित होते थे, उसी के साथ साथ हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की रणनीति, उनकी स्ट्रैटेजी, एक एक सेक्टर तक, एक एक कार्यकर्ता तक, जमीनी स्तर तक मार्गदर्शन हमें देते रहे पिछले 6 महीने से, जिसके आधार पर संगठन और सरकार दोनों एक साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। और अगर आप राज्य स्तर पे बात करो तो जहां एक तरफ हमारा भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने अपना वास्तविक तौर से खून पसीना एक किया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस भावना के साथ कार्य किया, और वहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के जन कल्याणकारी नीतियां, लाडली बहना महज एक उदाहरण है उसका, जिसके आधार पर जन जन का विश्वास कायम 18 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। और प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, जिन्होंने संगठन को एकत्रित करके एक साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़े, प्राथमिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूर्ण भाजपा का संगठन। आपने किसी को छोड़ा नहीं है ज्योतिरादित्य जी, ताकि अब मुझे लग रहा है ऐसा कि आप आगे के सवालों को भी भाप कर मुझे जवाब दे रहे हैं। जरा मैं चंबल के इलाके पर आना चाहती हूँ, क्योंकि गुना, ग्वालियर, इन तमाम इलाकों में, और मैंने वो रैली भी देखी थी जब आप पीएम के साथ मंच पर मौजूद थे। 34 सीटें यहाँ पर, और पिछली बार 27 सीटें करके जवाब देता हूँ जी, कांग्रेस ने 27 सीटें वहां पर जीती थी। इस बार आप बीजेपी की तरफ है और 18 सीटें बीजेपी के पाले में आई। आपको लगता है कि उस पूरे इलाके में भी बीजेपी का असर काफी दिखा है? एक बहुत बड़ा डेंट उन्होंने कांग्रेस को मारा है, और क्या उसका श्रेय आप लेना चाहेंगे? जब 2 महीने पहले तक सारे टीवी चैनल्स क्या कहते थे कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस, बीजेपी को केवल 3 और 4 सीट मिलेंगी और कांग्रेस को 30 सीटें मिलेंगी, और आज वास्तविकता क्या है? 19 सीटें भाजपा के पास है, और भाजपा को पिछले चुनाव में 2018 में महज 7 सीटें मिली थी। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वो गिनती आज बढ़ चुकी है। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि इसका कारण क्या है, इसका कारण केवल 2 कारण है। एक, प्रधानमंत्री जी का आकर्षण, जन जन का आकर्षण उनके प्रति, और दूसरा, ग्वालियर चंबल संभाग का भी एक एक कार्यकर्ता ने करो या मरो के भावना के साथ ये लड़ाई लड़ी है। तो श्रेय जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है, और हमारे संभाग के भी एक एक कार्यकर्ता को जाता है। अगर हम देखें, चंबल का इलाका हो, बस्तर का इलाका छत्तीसगढ़ में हो ज्योतिरादित्य जी, जहां पर ट्राइबल बेल्ट्स हैं बहुत ज्यादा, हमेशा कांग्रेस पार्टी वहां पर अच्छा परफॉर्म करती रही। आपको लगता है कि ये एक नई पॉलिटिकल शिफ्ट, क्योंकि बीजेपी को अब तक अर्बन पार्टी माना जाता था,
ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट भी है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लिख रहे हैं, जिसमें ऐसी सीटों पर बीजेपी को बहुत अच्छी जीत मिल रही है जो कि आदिवासी बेल्ट है। बीजेपी को पूर्ण हर संभाग में अप्रत्याशित जीत हासिल इस चुनाव में हुई। अंजना जी, कोई भी ऐसा संभाग नहीं है जहां बीजेपी को 70% से कम सीटें मिली हों। और मैं मानता हूं ये जनता का प्रेम और आकर्षण प्रधानमंत्री जी के प्रति और हमारी राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, यही सफलता का मुख्य कारण है। प्रियंका वाड्रा गांधी को आज आप कुछ कहना चाहेंगे, जिन्होंने आप पर निजी हमला किया था? मैं तो पिछले 3 सालों से अंजना जी कांग्रेस की गालियों को ले रहा हूं, उनके अपशब्द को ले रहा हूं, उनकी बद्दुआ को ले रहा हूं, उनके श्राप को ले रहा हूं। और मैंने पिछले 3 वर्षों में महज यही कहा है कि जनता जवाब देगी। और 2020 में उपचुनाव में जनता ने जवाब दे दिया, जब कांग्रेस की 28 सीटों में से 19 सीट बीजेपी जीती थी। और अब विधानसभा के चुनाव में 2023 में प्रदेश की जनता ने जवाब कांग्रेस को दे दिया है। और जहां तक एक नेत्री का आपने संदर्भ दिया, जिन्होंने मेरे परिवार के ऊपर, पूर्ण पुश्तैनी परिवार के ऊपर, जो राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता है, उस पर कलंक लगाने की कोशिश की थी और मेरे कद के बारे में बात की थी, तो उस नेत्री को ग्वालियर चंबल संभाग ने अपना कद दिखा दिया है और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है। मल्टी स्टारर फिल्म्स है सर, दोनों। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। मल्टी स्टारर फिल्म है, कई लोग तो ये मानेंगे कि आपको भी हो सकता है सीएम प्रोबेबल कैंडिडेट के तौर पर मध्य प्रदेश में देखा जाए। हालांकि आप केंद्रीय मंत्री, मुझे नहीं पता कि कौन सी बेटर आपके लिए सीट रहेगी, लेकिन मल्टी स्टारर फिल्म्स तीनों जगहों पर है, बड़े बहुत सारे नेता हैं। ऐसे में अब सीएम को लेकर एक चर्चा खूब हो रही है, तो एमपी में अगर आपसे पूछा जाए तो किसके नाम को आगे करेंगे? मैं अंजना जी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जीवन के अंतिम क्षण तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही हूं। और उसी भूमिका में मैंने अपनी जिम्मेदारी को तय करने की कोशिश की है। आपने मुझसे चुनाव के समय में भी पूछा था, यही प्रश्न मुझसे 2018 में किया गया था, यही प्रश्न मुझसे 2013 में भी किया गया था। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये निर्णय लेगा और मैं तो कार्यकर्ता की भूमिका में ही कार्य कर रहा हूं और उसी भूमिका में कार्य भविष्य में भी मैं करूंगा। एक सवाल पीएम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में आज दिखे जब वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे, ज्योतिरादित्य जी, और उन्होंने अपने पूरे भाषण में जिस अंदाज में कहा, उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए और फिर कहा कि जोर से बोलिए, आवाज तेलंगाना तक जानी चाहिए, जहां पर बीजेपी 1 से 8 सीटों पर पहुंची है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसको किस तरह से डिकोड करें? मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया। पीएम ने आज वहां मंच से कहा बीजेपी दफ्तर से कि भारत माता की जय के नारे लगाइए, तो सबने लगाया। उन्होंने कहा और जोर से बोलिए ताकि आवाज तेलंगाना तक जाए। मतलब पीएम का जो कॉन्टेक्स्ट रहा होगा, जबकि वहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है, वो अभी से अगले चुनाव की तैयारी है, 24 के लिए पिच कर रहे हैं तेलंगाना के लिए। बिल्कुल होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी की सोच सदैव वही रहती है कि हमें अगले पड़ाव और अगले लक्ष्य की पूर्ति हमें करनी होगी और तभी तो संभव भारत का विकास संभव हो पाया है। जो 9 साल में हमने सफर तय किया है, 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, आज
हर क्षेत्र में जो असीम विकास और प्रगति संभव हो पाई है, 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर सरकार ने उठाया है। और ये लक्ष्य कि भारत को आगे बढ़ाना है, और अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो एक एक राज्य में हमें प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार को भी स्थापित करना है, ताकि डबल इंजन की सरकार के आधार पर हम लोग आगे विकास और प्रगति के रास्ते को सुनिश्चित कर पाए। कास्ट सेंसस को राहुल गांधी ने बहुत जोर दिया इन इलेक्शंस में, कास्ट सेंसस को मैनिफेस्टो तक में डाला। क्या ये वर्डिक्ट कास्ट सेंसस को पूरी तरह से नकारने वाला है? क्योंकि बीजेपी या फिर पीएम के हैट्रिक को रोकने के लिए विपक्ष ने कास्ट सेंसस को पुश दिया है। ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस जब नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने की कोशिश करती है, जब उनके पास जनता को कुछ न देने के लिए है, ना कोई सोच है, ना कोई विचार है, ना कोई नीति है और ना सही नियत है, तब उस ऐसे दल की यही दुर्गति होती है जो आज कांग्रेस की हो चुकी है। क्या डिफरेंशिएट करता है सर कांग्रेस और बीजेपी को? आपने दोनों पार्टियों को बहुत करीब से देखा है। अगर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मैं आपसे पूछूं, क्या अलग है, डिफरेंशिएट करता है कांग्रेस और बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य मां भारती की सेवा, राष्ट्रवाद और जनसेवा है, और राजनीति एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। और इसलिए जो प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं, जनता के सपनों को हमें अपना संकल्प बनाना होगा, और एक बार आपने जनता के सपनों को अपना संकल्प बना दिया तो दिन और रात मेहनत करके जब तक उस संकल्प को आप सिद्धि में परिवर्तित नहीं करोगे, तब तक जी जान मेहनत लगानी होगी। ये मिशन मोड के आधार पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए कार्य कर रही है, ताकि विश्व पटल पर भारत को हम लोग उजागर करें। और यही डिफरेंशिएटर है। कांग्रेस केवल सत्ता हासिल करने के लिए एक भूख है, कुर्सी के लिए एक भूख है। जनसेवा और सेवा भाव और विकास और प्रगति कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री, हमसे बातचीत करने के लिए। मध्य प्रदेश में आपने काम भी किया, और आज जिस तरह का नतीजा दिख रहा है, 164 सीटों पर बीजेपी की जीत हो रही है, और 100 निकाल दीजिए, 65 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई है। ये अपने आप में बताता है कि चाहे वो पिछली बार कमलनाथ की सरकार बनी, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हुए, इसको बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं आया। जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया पूरी तरह से, और बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। इसे आंधी ही कहा जाएगा जो मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी के नाम पर देखी गई है।